तो बेटे मैंने आपसे ये कहा था कि आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। डू यू रिमेंबर दैट? सो मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। मुझे बताइए कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमने देखा, पहले नेचुरल मेथड्स के बारे में सोचा, फिर हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करी, और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने आईयूडीज की बात करी, और आईयूडीज में हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। स्पेसिफिकली हमने देखा कि कॉपर आयन क्या करता है। हमने ये देखा कि हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, और हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, प्रोजेस्टासर्ट, और एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है यंग फीमेल के, अगर उसके एक जिंदा बच्चा है तो प्रेगनेंसी स्पेस करने के लिए हम जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करेंगे वो क्या है, आईयूडी है। सो ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे आईयूडीज पे थे। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉम्बिनेशन पिल। तो चलिए मैं आप ही के आंसर देख रहा हूं, मुझे बताइए। हम बात कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कॉम्बिनेशन पिल। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन पिल। सो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं, दे आर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ pills, and when they are given in the form of pills they are called as oral contraceptive pills. There can be injectables, there can be implants as well, but we are talking about the oral contraceptive pill, and you are right that they are progesterone and estrogen. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि are these natural hormones or synthetic? मुझे बताइए ये जो फॉर्मुलेशंस हैं इनमें जो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन है वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही के आंसर को एग्जामिनर कहां आपको फंसा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। यस, दे आर सिंथेटिक। सो लो डोज सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन और लो डोज सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। सो प्रोजेस्ट्रॉन की जगह हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में कहीं पे शब्द लिखा हो प्रोजेस्टिन, सो कहीं पे प्रोजेस्ट्रॉन की जगह शब्द क्या लिखा हो, प्रोजेस्टिन। कैजुअल शब्द नहीं है, आप ये समझ गए कि सिंथेटिक हार्मोन्स की बात हो रही है। लो डोज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों है। अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कब कहते हैं, कब कहते हैं फीमेल को, एडवाइस कब करते हैं कि कब से कब तक खानी चाहिए, बताइए। How it is administered, what would be the advice, how would you take the female to take this oral contraceptive pill, बताइए बेटे। So that is what we are trying to say। मतलब आप ये समझिए कि एक और चीज हमारे दिमाग में आ गई एग्जाम से पहले। आपको मेरा एक फायदा हो गया, मैंने आपको पहले से भी पता था लेकिन मैंने दोबारा आपको याद दिला दिया कि बेटे ये और याद रखिए कि ये सिंथेटिक है। अब मुझे बताइए कि डे 2 ऑफ द साइकिल से कहते हैं फीमेल को कि जनरली वीक नहीं बेटे, सो जनरली वो आपकी एनसीईआरटी कह रही होगी कि विद इन फर्स्ट 5 डेज शुरू करना चाहिए। सो हम ये कह रहे हैं कि जनरली सेकंड डे पर हम कहते हैं फीमेल शुड टेक वन एंड यू नो दैट द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो आप विद इन 3-4-5 दिन आप कह रहे हैं कि शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल टाइम है सेकेंड डे, एंड देन शी टेक्स 1 टैबलेट एवरी डे, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर 21 days, एंड देन after 21 days she stops taking the tablet, and there is then the withdrawal bleeding. So जो आप ये जानते हैं जो menstrual bleed होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन withdrawal bleed होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किया था कि जो withdrawal bleeding होती है वो किस हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन। सो हमें ये समझ में आ गया कि बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में डे 2 में रोज एक गोली 21 दिन तक लेनी है और उसके बाद छोड़ देना है, और उसके बाद में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर विड्रावल ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर अगली साइकिल में सेकेंड डे से फिर एक गोली शुरू कर देनी है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। अब मुझे बताइए अगली चीज वो पूछेगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या करता है ये, बताइए बेटे। दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, they prevent ovulation, absolutely right। so prevent ovulation का मतलब ये हुआ, अच्छा ये मेन मैकेनिज्म है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहला मैकेनिज्म, अगर मुझे पहला एक ही आंसर लगाना है तो मैं ये कहूंगा कि दे विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। दिस वुड बी माय फर्स्ट आंसर। ये मेरा पहला आंसर होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। देखिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं,
कई तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रासेप्शन की तरह से एक्ट कर सकती है। देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्शन। उनमें अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बारे में ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हम ये कह रहे हैं कि दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। बिल्कुल ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करेंगे, ये इंप्लांटेशन को भी प्रिवेंट करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही वो 3-4 क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस में जहां पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, और एक से ज्यादा ठीक हो सकता है, और आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने मन के हिसाब से नहीं देना, जो साइंटिफिक आर्गुमेंट है उसके हिसाब से देना है। यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये एक ही चूज करना है तो वो क्या है कि दैट इट विल बी प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अब मुझे बताइए, हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन? अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि किस तरह से इसमें ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपने फीमेल को कहा कि लीजिए, हार्मोनल इंबैलेंस का क्या मतलब हुआ बेटे? सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कि गोनेडल स्टीरॉइड्स हैं वो साइकिल के शुरू में देना शुरू कर दिया। अब आप रीजन सुनते जाइए बेटे। आपने डे 2 में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे दिया। प्रोजेस्टेरोन बेटे जस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आता है। सो नॉर्मल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन सेकंड डे में नहीं आता। आपने सेकंड डे से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन देना शुरू किया। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगा गोनाडोट्रोपिन्स पर, और गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल क्या होगा? कम होगा। उनकी जो पल्सेटाइल रिलीज होती है वो इनहिबिट होगी, और उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली बात मुझे समझ में आ गई। हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए बड़ी बात को। हमने ये कहा आप गोनाडल स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, खास तौर पे प्रोजेस्टेरोन भी दे रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल साइकिल में बिल्कुल बीच में आता है, जस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेटरी फेज में देखने को नहीं मिलता। आपने डे 2 से ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देना शुरू किया। ये गोनाडल स्टीरॉइड्स हैं, इनका नेगेटिव फीडबैक आएगा बेटे बेसिकली गोनाडोट्रोपिन्स पर और इवन जीएनआरएच पर, और इनका जो पल्सेटाइल फ्लो होता है उसको रोक देते हैं, और इस वजह से जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि फॉलिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगी। ये वो तरीका है जिससे ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा मुझे बताइए, फर्टिलाइजेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये जी फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए इसका तरीका क्या है? कैसे कह रहे हैं आप कि ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर देगा? तो हम हर उस चीज का जिसे आप जानते हैं जस्ट एक आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो आपने कहा कि जी क्योंकि हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, और हॉर्मोन्स होने की वजह से, यस विशाल एब्सोल्युटली राइट, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको इम्पॉसिबल बना देगा। सो दैट मीन्स देयर विल बी थिकनिंग, और क्लॉग बनना शुरू हो जाता है, म्यूकस थिकनिंग होनी शुरू हो जाएगी सर्वाइकल कैनाल के अंदर, और स्पर्म्स इसको क्या नहीं कर पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और स्पर्म का जो इफेक्टिव काउंट कम हो गया तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। इंप्लांटेशन कैसे कैसे प्रिवेंट करेगा इंप्लांटेशन, बताइए? डिक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी। डिक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी, आई मस्ट से दैट दिस इज, ये तो मुझे भी बड़े देर में याद आया कि यस दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू, बट इज इट रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ नीड? नो। लेकिन बेटे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत जानते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मुझे ही एक बार रिकलेक्ट करने में मुझे काफ़ी साल पहले की बात सोचनी पड़ी, लेकिन यस यू आर राइट, है ना? और बताइए, और बताइए, और बताइए, शाबाश। इम्प्लांटेशन के लिए क्या कह रहे हैं? उतना एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो पाता नेचुरल साइकिल में। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। आप लो डोज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं और शुरू से ही दे रहे हैं, तो ये उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाता, उतना ज्यादा न्यूट्रिटिव नहीं हो पाता जो नॉर्मल साइकिल में होता है, और इम्प्लांटेशन के लिए ये रेडी नहीं होता, एंड दैट इज वाई इट कैन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एज वेल। अब एक बात बताइए, यहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में स्टीरॉइड्स हैं, और हम जानते हैं कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो कुछ साइंटिस्ट ने, इंडिया में कोई एक इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है, उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोई पिल तैयार की। उसका नाम क्या है? शाबाश बेटे, क्या नाम है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? प्रॉब्लम है स्टीरॉइड से, और CDRI लखनऊ बिल्कुल ठीक है, एंड द ड्रग नेम इज बेटे सहेली। इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि नॉन स्टीरॉयडल का क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन पिल है उसमें दोनों स्टीरॉइड्स है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और स्टीरॉइड्स के काफी क्या होते हैं बेटे, साइड इफेक्ट होते हैं। आपने देखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, आपको ध्यान होगा, मूड स्विंग्स, बहुत से साइकोलॉजिकल भी असर हो सकते हैं। सो इसीलिए हम स्टीरॉयड को अवॉइड करना चाहते थे। CDRI ने बनाया एक नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मुझे बताइए ये क्या प्रिवेंट करती है? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया,
वंस अ वीक पिल है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब काफी काफी आसानी से इसकी कंप्लायंस हो सकती है। और बताइए बेटे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच इट अचीव्स कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए बेटे होता क्या है इसमें, मैं आपको अब एग्जैक्टली बताता हूं। होता क्या है कि जो ओवेरियन और यूट्राइन इवेंट्स हैं उनके बीच में एसिंक्रोनाइजेशन होता है। मतलब कहने का ये है कि ओवरी से जो oocyte रिलीज हुआ है वो बहुत तेजी से यूट्रस में आ जाता है और उस टाइम पर यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं है। सो कहने का मतलब यह है कि देयर इज एन एसिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द ओवम दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सो हम ये कह रहे हैं एसिंक्रोनी हो गई, एसिंक्रोनी, दोनों चीजें सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। और आपको पता है एक बहुत नैरो विंडो होती है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन और बाद में क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेशन। सो हम ये कहेंगे कि सहेली, जिसमें सेंट क्रोमन किसी टाइम एक चीज कहते थे, एक्चुअली सॉल्ट का नाम और मेलॉक्सीफीन है। सो इसका नाम है और मेलॉक्सीफीन, और हमने ये कहा कि किसी टाइम पर इसको सेंट क्रोमन कहते थे। और जो चीज हमें समझ में आई वो ये आया कि ये एसिंक्रोनी क्रिएट करता है और इसीलिए इसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो इम्प्लांटेशन को किसी तरह से प्रिवेंट करना है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर अबाउट द नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एंड नाउ वी आर सेइंग यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, CDRI लखनऊ है। अब आपको ये सारी बातें पता हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए बेटे, व्हाट आर द सर्जिकल मेथड्स। देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से अच्छे बच्चों ने जाकर के देखा होगा कि IUD का जो राशनेल है 72 आवर्स, within 72 hours insertion of IUD जो राशनेल है that is also preventing fertilization। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, आपने जरूर किया होगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। और क्यों IUD बहुत अच्छे माने जाते हैं और IUD का क्या मैकेनिज्म है, मुझे उम्मीद है आपने जरूर पढ़ा होगा। कल का मतलब पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान करके कि ये भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। और अगर आपने खुद पढ़ा है तो एक बहुत बड़ी चीज आपने अपने रेपर्टोयर में इंक्रीज की है और आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अब देखिए ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी, मुझे बताइए कि ज्यादा आसान प्रोसीजर कौन सा है, ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी में से ज्यादा आसान प्रोसीजर कौन है? Which of the two? Vasectomy is easy. Vasectomy is easy. Yes, this is true. Vasectomy is easy. देखो बेटे वजह बड़ी सिंपल है कि आपको एब्डोमेन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप स्क्रोटम से ही घुस करके वास डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन OPD प्रोसीजर। लेकिन इसके बावजूद ट्यूबेक्टमी ज्यादा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स एंड द सोशल बिलीव्स इन आवर नेशन। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। नॉर्मली आप जानते हैं इनफर्टिलिटी के लिए भी आपने देखा होगा अक्सर फीमेल को ही दोष ठहराया जाता है। इसी तरह से ज्यादा प्रोसीजर भी हम क्या देख रहे हैं, ट्यूबेक्टमी होता है। देयर आर सो मेनी मिथ्स एसोसिएटेड। लेकिन ज्यादा आसान प्रोसीजर कौन सा है, वेसेक्टमी। टर्मिनल मेथड्स हैं, इनको स्टरलाइजेशन मेथड माना जाता है। सो कहने का मतलब है वास डिफरेंस को जब आपने कट करके इवर्ट करके लाइगेट कर दिया तो सीमन जो प्रोड्यूस होगा उसमें स्पर्म नहीं होगा। और इसका मतलब ये करीब करीब तय हो गया, शुरू में ही बिल्कुल तय हो गया कि ये बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए, बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, बहुत सिंपल है। ट्यूबेक्टमी में आपने फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ की कट करके इवर्ट करके उसको लाइगेट कर दिया और उसके बाद में उसको बांध दिया तो तय है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे एग और स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसमें तो स्पर्म है ही नहीं, हालांकि पूरा समाइनल प्लाज्मा जरूर प्रेजेंट होगा। स्पर्म जो बनेंगे जरूर, लेकिन वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं, स्पर्म बनते हैं लेकिन बॉडी में क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो सीमन है उसमें स्पर्म नहीं प्रेजेंट होगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टर्मिनल मेथड है, एक्चुअली स्टरलाइजेशन का मेथड है। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत रूटीन प्रोसीजर है। अब आपसे पूछेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है, व्हाई दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, क्यों इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। एक्सेप्टेबिलिटी कम यह है कि देयर इज अ वेरी वेरी पुअर इरिवर्सिबिलिटी। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अ कपल हैज 2 children
एंड वन ऑफ देम गोज ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी। सो किसी एक ने ये टर्मिनल प्रोसीजर करा लिया। अनफॉर्चुनेटली द फैमिली मीट्स विद अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और वो दोनों बच्चे मान लीजिए मतलब अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई, एंड दे नाउ वांट अनदर चाइल्ड। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि रिवर्सिबिलिटी पुअर है। हालांकि जिस तरह से साइंस बढ़ती जा रही है, रीकैनलाइजेशन, प्लास्टिक सर्जन्स आजकल ट्यूबोप्लास्टी वगैरह काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत एनकरेजिंग नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है पुअर इरिवर्सिबिलिटी वो वजह है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन की वजह से मदर की हेल्थ को ग्रेव रिस्क है। मान लीजिए किसी फीमेल को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। अब हार्ट फेलियर बेटे कई दिनों में डेवलप होता है, काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फीमेल में जब ये प्रेग्नेंट नहीं थी तो इसकी बॉडी पर उतना ज़्यादा डिमांड्स नहीं थे और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। लेकिन ये फीमेल जब प्रेग्नेंट हुई तब हमें पता चला कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, इसकी ग्रेव रिस्क है इसकी लाइफ को अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूड रही। इसी तरह से एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो ग्रेव रिस्क टू द मदर। दूसरा, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक टेस्ट किया और उसमें वो जो इंडिकेटेड टेस्ट था आपको पता चला कि बहुत ग्रॉस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कंपैटिबल विद लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी बच्चे की, और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम रहेगा, और मेडिकल साइंस पूरी तरह से उस चीज को क्योर भी नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये समझ में आई। तीसरी चीज आपको ये समझ में आ गई कि ये प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से है। सो ये मैंने आपको कुछ वजह बताई। मैंने आपसे कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी पोजिंग अ ग्रेव रिस्क टू द मदर, will be causing a grave risk to the fetus, the quality it is not compatible with life। और तीसरा मैंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट्स की वजह से है। और चौथा एक और जो बाद में मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चौथी एक और वजह बता रहा हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। द कपल इज एक्चुअली वाज यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और मेथड एंड इट फेल्ड, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ फेलियर रेट जरूर है। सो दे डिड नॉट वांट द प्रेगनेंसी, they wanted to space the pregnancy, they were actually using a contraceptive method and that method failed। इन चारों situations में आप क्या करेंगे? आप पहले से ही आंसर दे चुके हैं। This is what is called as legalized abortion। You terminate the pregnancy, this is not contraception। So this is abortion। एबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन में अंतर समझिए। कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंटिव है, इसमें आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, और जो लीगलाइज्ड एबॉर्शन है उसको आप एमटीपी कहते हैं, और एमटीपी को आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1971 में ये ओरिजिनल एक्ट आया था, 2017 तक का अमेंडमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, आजकल भी इसमें काफी उसके बाद भी बदलाव आए हैं, लेकिन आपको जो आपकी एनसीईआरटी में जो साइड बॉक्स दिया हुआ है उसके हिसाब से 2017 के अमेंडमेंट तक आपने इसको तैयार करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक ही डॉक्टर की ओपिनियन काफी है, और अगर 12 से 24 हफ्ते, दिस इज व्हाट योर एनसीईआरटी सेज, इसमें 2 सेपरेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है, तभी इसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो 12 हफ्ते और 12 से 24 हफ्ते, पहले केवल 20 हफ्ते तक हो सकता था, लेकिन 2017 में आपकी एनसीईआरटी पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रही है, 24 हफ्ते तक टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी। मैं अभी भी 2017 के एक्ट की बात कर रहा हूं, जिसके हिसाब से आपने आंसर देना है। मैंने एक वीडियो अलग से एक क्वेश्चन की तरह यहां पर रिकॉर्ड भी किया है, उसमें मैंने करंट सिचुएशन भी बताई है, लेकिन आपने आंसर 2017 के हिसाब से देना है। दिस इज लीगलाइज्ड अबॉर्शन, दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर जब से हमने ऐड किया है, इट इज वर्चुअली एमटीपी एट डिमांड। सो दैट मींस कोई तरीका नहीं है कि जिससे प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है कि नहीं है। सो दैट मींस वी हैव प्रैक्टिकली अलाउड
every medical termination of pregnancy but within the reasonable limits, जहां पर हमने सेफ गार्ड ये किया है कि कहीं प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से कोई सेलेक्टिव फीटिसाइड तो नहीं हो रहा। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जैसी चीजों को लीगली प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्टैट्यूटरली क्या किया गया है, बैन किया गया है। और ऐसे ही लेट प्रेगनेंसी में थोड़ा शक ज्यादा होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें पता लग सकता है कि फीटस का सेक्स क्या है। सो इसीलिए जब कोई जना इस तरह की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने आता है जो लेट है, उसके पीछे 2 डॉक्टर्स के लिए हमने कह दिया कि 2 डॉक्टर्स चाहिए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तभी क्या हो सकता है, दैट इज द प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जा सकती है। दिस इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द सेलेक्टिव फीटिसाइड। कहीं ऐसा ना हो कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप you have understood about the medical termination of pregnancy.